Hi friends, how are you? I know you would have completed your examination very well of BPC 014. With BPC, I would also attempt all other subjects of BPC like BPC 1, BPC 2 or others. And other subjects like English literature and your BEG 102. So these are the subjects together. But I would continue the same block or the same units after your examination for the sake of the future preparation of those candidates they would participate in the examination. I know that those students who would have also the advantages of these videos can go through such channels or the videos, and they can also recommend to their nearest friends or acquaintances for the preparation of the examination as well as the assignment. Hence, I come to the conclusion here that all the videos I prepare here, it is to my own level, it is to my own knowledge, and my first purpose is to convey the ideas, the meaning of the sentence, the paragraph, even to the weakest level of the students who don't have the approach of the study and they are living far and wide in the country. So let's continue the same block of BPC 014 of psychopathology, and after the completion of this block I would start block number 2. So you should just watch these videos meticulously, and I hope you would have the great advantages. By then, take care of yourself, just watch these videos and support us as much as you can. वेलकम ऑन इजी लर्निंग। अब जो है हम आगे 4.6 करने जा रहे हैं। इसमें है न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर बात कही गई है। तो न्यूरो साइकोलॉजिकल अभी आपने अलग अलग टाइप के असेसमेंट या टेस्ट के बारे में आपने प्रीवियस पार्ट में देखे थे। अब हम इस पार्ट में इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ख़ास करके इनका काम क्या होता है, ये कहाँ पर में यूज़ होते हैं, तो ये सब सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें आपके दे रखे हैं कि न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टेस्ट्स टू हेल्प डिटरमिन वेदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट और ब्रेन डैमेज। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में खास करके ऐसे टेस्ट को यूज़ किया जाता है जो कि हेल्प करती है इस बात को निश्चित करने के लिए कि न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट या ब्रेन डैमेज के ऊपर जो आधारित चीज़ें हैं, अंडरलाइंग का मतलब कोई चीज़ पे कोई चीज़ फाउंडेड होता है या बेसिस हो जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती है। तो इसी को न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कहा जाता है। न्यूरॉन में जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें अगर इम्पेयरमेंट आ जाती है या ब्रेन डैमेज हो जाती है, ब्रेन में ख़राबी आ जाती है, तो उसके ऊपर जो आधारित जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। When neurological impairment is suspected, a neurological evaluation may be requested from a neurologist, a medical doctor who specializes in disorders of the nervous system. कहते हैं कि जब न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का पता लग जाता है, सस्पेक्ट कर ली जाती है, तो जो न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट से जो है उनसे आग्रह की जाती है कि आप जो है देखिए कि न्यूरॉन में क्या प्रॉब्लम है, आप अपने तरीके से न्यूरोलॉजी का जो है वो इवैल्यूएशन करिए। एक ऐसे मेडिकल डॉक्टर होते हैं ख़ास करके जो कि जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है तो वो उसमें ख़ास चीज़ों पे ध्यान देते हैं और उसमें उनका स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो यही समझ में आ गया कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे होगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट के जरिए होगा, जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। आगे जो है दिया हुआ है कि अ क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट में ऑल्सो बी कंसल्टेड टू एडमिनिस्टर neuropsychological assessment techniques such as behavioral observation and psychological testing to reveal signs of possible brain damage.
अब कहते हैं क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे भी कंसल्ट किया जा सकता है, जो कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक को एडमिनिस्टर करेंगे या यूज़ करेंगे। इस टेक्निक में वो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे और ये चीज़ संभावित जो ब्रेन डैमेज है उनके जो लक्षण या साइन है उनको उजागर करते हैं। क्या करते हैं? रिवील करते हैं या बता पाते हैं कि जो पॉसिबल ब्रेन डैमेज है उनके लक्षण है या नहीं है। न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग में बी यूज्ड टुगेदर विद ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स सच एज द MRI and CT to shed light on relationships between brain function and underlying abnormalities। कहते हैं न्यूरोलॉजिकल जो टेस्टिंग है इनको एक साथ यूज़ किया जा सकता है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक के साथ, जैसे कि MRI और CT के साथ, और ये जो ब्रेन फंक्शन है और जो एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर जो आधारित चीज़ें हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर ये प्रकाश डालते हैं। टू शेड लाइट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन फंक्शन एंड अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटीज़। The results of neuropsychological testing may not only suggest whether patients suffer from brain damage but also point to the parts of the brain that may be affected। अब कहते हैं जब न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है तो इसके जो रिज़ल्ट आते हैं ये केवल इसी बात को सुझाव नहीं देते हैं कि जो रोगी है या पेशेंट है वो केवल ब्रेन डैमेज से सफ़र करते हैं, बल्कि ब्रेन के उन हिस्सों के ऊपर भी वो पॉइंट करते हैं। ख़ास करके ब्रेन का और भी हिस्से होते हैं जो हिस्सा जो है किसी न किसी तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका बेंटर विजुअल मोटर जेस्टाल्ट टेस्ट। वन ऑफ द फर्स्ट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट्स टू बी डेवलप्ड एंड स्टिल वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ द बेंटर विजुअल मोटर जेस्टाल्ट टेस्ट, नाउ इन अ सेकेंड एडिशन द बेंटर जेस्टाल्ट सेकेंड। कहते हैं जो पहला जो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है उनमें से जो एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जिसे कि डेवलप की जानी है वो अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले जो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है उनमें से एक है और इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इनका नाम बेंटर विजुअल मोटर जेस्टाल्ट टेस्ट है, जो कि अभी सेकेंड एडिशन में आपको मिलेंगे जिसका नाम है बेंटर जेस्टाल्ट सेकेंड। द बेंटर कंसिस्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिक फिगर्स दैट इलस्ट्रेट वेरियस जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। और बेंटर जो होते हैं उसमें ज्योमेट्रिक फिगर लगे होते हैं जो कि अनेक प्रकार के जो जेस्टाल्ट के सिद्धांत हैं परसेप्शन के उनको उदाहरण देके बताते हैं। इलस्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर दे करके समझाना या एग्जाम्पल देना, और परसेप्शन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू कॉपी ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस एंड साइंस ऑफ पॉसिबल ब्रेन डैमेज इंक्लूड रोटेशन ऑफ द फिगर्स, distortions in shape and incorrect sizing of the figures in relation to one another। अभी जो क्लाइंट होते हैं उनसे कहे जाते हैं कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उनकी कॉपी करें और जो संभावित जो ब्रेन डैमेज है उनके जो लक्षण हैं उनको कॉपी करें, जिसमें कि फिगर को मतलब घुमा दिया जाता है, ऐसे पकड़ के रोटेट कर दिया जाता है, और जो शेप होते हैं उनको अलग अलग काइंड का बना दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है जिससे शेप का क्या होता है डिस्टॉर्शन हो जाता है, और जो फिगर होते हैं उनका साइज़ ठीक नहीं होता है, इनकरेक्ट होते हैं एक दूसरे की तुलना में। ठीक है। अब आगे कहते हैं द एग्जामिनर देन आस्क्स द क्लाइंट टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइंस फ्रॉम मेमोरी बिकॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज कैन इम्पेयर मेमोरी फंक्शनिंग। अब क्या करते हैं, ऐसा कर करके अलग अलग फिगर को बना करके एग्जामिनर अपने क्लाइंट को कहते हैं कि वो अपने मेमोरी जो दिमाग में उनका मेमोरी है उनसे इनका डिज़ाइन बनाए, और अगर उनके दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा तो इससे क्या होगी कि मेमोरी फंक्शनिंग जो है, बिकॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज कैन इम्पेयर मेमोरी फंक्शनिंग, अगर उनको न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगी तो इससे उनकी मेमोरी जो फंक्शनिंग है वो ख़राब हो सकती है। Although the bender remains a convenient and economical means of uncovering possible organic impairment, more sophisticated test batteries have been developed for this purpose, including the widely used Halstead-Ratin neuropsychological battery and Luria Nebraska battery।
कहते हैं यहाँ पर मैं कि भले ही वेंडर जो है ये सुविधाजनक होते हैं और ये कम खर्च वाले साधन होते हैं, इकोनॉमिकल मीन्स के होते हैं, और ये जो पॉसिबल ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट है उनको उजागर करते हैं या अनकवर करते हैं। इसमें और भी जो सुविधाजनक या सोफिस्टिकेटेड टेस्ट बैटरीज हैं वो इस पर्पस के लिए डेवलप किए गए हैं। जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है हाल्स्टेड रेटन और आपका न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो बैटरी है, या लोडिया जो नेब्रास्का बैटरी है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों जो बैटरी है वो कैसे काम करती है। पहला जो है वह आपका हाल्स्टेड रेटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी। कहते हैं जो साइकोलॉजिस्ट रैल्फ रेटन है डेवलप द बैटरी बाय अडेप्टिंग टेस्ट्स यूज्ड बाय हिज मेंटर वार्ड हाल्स्टेड एन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिकली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स। कहते हैं एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रैल्फ रेटन। इन्होंने क्या किया, इस बैटरी को विकसित किया था और इन्होंने ऐसे टेस्ट के अकॉर्डिंग टू इसको बनाया था जो कि उनके मेंटर के द्वारा, मेंटर तो जानते ही आप, जो समय समय पर किसी चीज़ का सलाह दे और बताते रहे, जिसका नाम था वार्ड हाल्स्टेड, उनके द्वारा किया गया था। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे और इनका काम था कि ये जो ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप है खास करके इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के ऊपर ओरिजिनली, तो ऑर्गेनिकली जो इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो बिहेवियर की रिलेशनशिप है खास करके ब्रेन बिहेवियर के, उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहते जो बैटरी है इसमें ऐसे टेस्ट होते हैं दैट कंटेंट्स टेस्ट जो कि परसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल, मोटर स्किल्स और परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। A battery of tests permits the psychologist to observe patterns of results and various patterns of performance deficit would suggest certain kinds of brain defects such as those occurring following head trauma। कहते हैं बैटरी जो टेस्ट की होती है ये साइकोलॉजिस्ट को परमिट करते हैं ऐसे रिजल्ट या पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए और अनेक प्रकार के जो परफॉर्मेंस के पैटर्न हैं या परफॉर्मेंस में अगर कोई कमी आ रही है तो उनको बताने के लिए, जो कि एक निश्चित प्रकार की जो ब्रेन में कमी है उनको सजेस्ट करते हैं, सच एज दोज अकरिंग फॉलोइंग हेड ट्रॉमा, और जिससे कि हेड ट्रॉमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है PGI मेमोरी स्केल। दिस स्केल हैज़ बिन स्टैंडर्डाइज्ड बाय परशैट फॉर इंडियन पॉपुलेशन। इट इज़ यूज्ड ऑन बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट एडल्ट्स एंड ओल्डर पर्सन्स। इट हैज़ 10 सब टेस्ट्स, नेमली रिमोट मेमोरी, recent memory, mental balance, attention and concentration, delayed recall, immediate recall, verbal retention for similar pairs। कहते हैं ये जो स्केल है इनको बेहतर बनाया गया था, स्टैंडर्डाइज्ड किया गया था परिषद के द्वारा भारतीय आबादी के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है दोनों ही जो साक्षर और निरक्षर लोग हैं, लिटरेट और इलिटरेट पीपल हैं, एडल्ट हैं या जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उन सभी के ऊपर। इसमें छोटे छोटे 10 टेस्ट होते हैं। इट हैज़ 10 सब टेस्ट। इनके नाम अलग अलग हैं जो 10 टेस्ट है। इसमें एक का नाम है रिमोट मेमोरी, दूसरा है रिसेंट मेमोरी, मेंटल बैलेंस, अटेंशन और कंसंट्रेशन, डिलेड रिकॉल, इमीडिएट रिकॉल। सारे अर्थ तो मीनिंग तो आपको पता होंगे क्या होते हैं। डिलेड रिकॉल मतलब लेट होकर कोई चीज़ याद आते हैं। इमीडिएट रिकॉल का मीनिंग होते हैं जल्दी याद आ जाते हैं। बाकी कंसंट्रेशन, अटेंशन सब तो जानते ही होंगे। वर्बल रिटेंशन का मतलब होता है बोल करके कोई चीज़ जल्दी अपने अंदर उतार लेते हैं। तो वर्बल रिटेंशन फॉर डिसिमिलर पेयर्स, वर्बल रिटेंशन एंड रिकॉग्निशन, ये सारे जितने भी हैं ये टोटल 10 सब टेस्ट में शामिल होते हैं। दिस टेस्ट हैज़ सब्जेक्टिव स्कोरिंग एंड नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। और ये जितने भी टेस्ट हैं इनके कुछ ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग और कुछ नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि एज और सेक्स के हिसाब से होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेमोरी क्वेश्चनेयर्स। फॉर असेसमेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी, सिंपल असेसमेंट क्वेश्चनेयर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। द कंटेंट ऑफ दिस क्वेश्चनेयर्स इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स, important life events, memory of specific situations on the basis of with everyday memory task। कहते हैं वर्किंग मेमोरी की जो असेसमेंट होते हैं उनके लिए जो सिंपल असेसमेंट क्वेश्चनेयर होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चनेयर्स के जो कंटेंट होते हैं ये खास करके हिस्टोरिकल फैक्ट, इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स और कुछ खास सिचुएशन की जो मेमोरी हैं उनसे जुड़े होते हैं
और ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है या उसमें जो हम यूज़ करते हैं अपनी मेमोरी को, उनके ऊपर आधारित होते हैं। जनरली इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी इज असेस्ड, और सामान्यतया जो तुरंत या रिसेंट या रिमोट जो मेमोरी है उनका असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन 4.7 में। इन एडिशन टू इंटरव्यूइंग एंड टेस्टिंग पीपल, क्लिनिशियंस में सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। कहते हैं इंटरव्यूइंग और टेस्टिंग पीपल के अतिरिक्त क्लिनिशियन क्या कर सकते हैं, तो क्रम रूप से अपने बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन वन टेक्निक कॉल्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, क्लिनिशियंस ऑब्जर्व क्लाइंट्स इन देयर एवरीडे एनवायरनमेंट। और एक ऐसा टेक्निक होते हैं जिसे कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है। उसमें क्लिनिशियंस क्या करते हैं, अपने जो क्लाइंट होते हैं उनकी जो रोज़ की जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उनको गौर से देखते हैं। इन अनदर एनालॉग ऑब्जर्वेशन दे ऑब्जर्व देम इन एन आर्टिफिशियल सेटिंग। एक दूसरा इसी से जुड़ा हुआ ऑब्जर्वेशन होते हैं, एनालॉग ऑब्जर्वेशन होते हैं, जिसमें वो अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको अपने तरीके से माहौल बनाते हैं। इसको आर्टिफिशियल सेटिंग कहा जाता है। और फिर ऐसा करके उनको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि क्लिनिक या लेबोरेटरी। अनदर टेक्निक इज सेल्फ मॉनिटरिंग। दूसरा जो टेक्निक होते हैं वो सेल्फ मॉनिटरिंग होते हैं, वेयर इन क्लाइंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ऑब्जर्व देमसेल्व्स, जहाँ पर वे क्लाइंट को अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है। नेक्स्ट है 4.7.1 में नेचुरलिस्टिक एंड एनालॉग ऑब्जर्वेशंस। ये दोनों क्या क्या होते हैं उसके ऊपर दे रखे हैं। नेचुरलिस्टिक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन यूजुअली टेक प्लेस इन होम्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस सच एज हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स और कम्युनिटी सेटिंग्स। Most of them focus on parent-child, sibling-child or teacher-student interactions and on fearful, aggressive or disruptive behavior. तो ये नेचुरलिस्टिक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये सामान्यतया घरों में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में, जैसे हॉस्पिटल और प्रिजन में, कम्युनिटी सेटिंग में आपको होते हैं। उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो पेरेंट चाइल्ड, सिबलिंग चाइल्ड, टीचर स्टूडेंट के बीच जो बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है, किसी डर के ऊपर होती है या एग्रेसिव नेचर के ऊपर होती है या डिसरप्टिव बिहेवियर होती है, उनके ऊपर फोकस करती है। Often such observations are made by participant observers, key persons in the client's environment and reported to the clinicians. अक्सर ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो है पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वर होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो मुख्य आदमी होते हैं वो क्लाइंट्स के एनवायरनमेंट के ही होते हैं, मतलब पेशेंट है तो उनके एनवायरनमेंट का ही कोई दूसरा व्यक्ति होते हैं, वो इसमें होते हैं और वो क्या करते हैं, क्लिनिशियन को रिपोर्ट देते हैं। When naturalistic observations are not practical, clinicians may resort to analog observation. और जब naturalistic observation practical नहीं लगता है तो clinician क्या कर सकते हैं, analog observation का सहारा ले सकते हैं। Often aided by special equipment, इसमें special equipment लगे होते हैं, जैसे कि वीडियो टेप रिकॉर्डर लगे होते हैं या एक तरफ का मिरर भी लगा होता है, such as video tape recorder or one-way mirror. Analog observations have often focused on children interacting with their parents, married couples attempting to settle a disagreement, speech-anxious people giving a speech, and fearful people approaching an object they find frightening. और एनालॉग जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें अक्सर जो है वो बच्चों के ऊपर फोकस किए जा चुके हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या मैरिड कपल्स होते हैं जिनके बीच में समझौता नहीं होते हैं और वो उनको सेटल करने का प्रयास कर रहे होते हैं। स्पीच एंग्शियस पीपल होते हैं जो स्पीच देने में उनको बहुत चिंता होती है, और ऐसे डरे हुए लोग होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट्स के पास जाने से डरते हैं या ऐसा लगता है कि वो चीज़ उन्हें डरा रही होती है। Although much can be learned from actually witnessing behavior, clinical observations have certain disadvantages. कहते हैं भले ही बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो कि विटनेसिंग बिहेवियर के द्वारा सीखा जा सकता है, लेकिन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं उनके कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। फॉर वन थिंग दे आर नॉट ऑलवेज रिलायबल। एक चीज़ ये होती है कि वो हमेशा भरोसेमंद नहीं होती है।
इट इज़ पॉसिबल फॉर वेरियस क्लिनिशियंस हु ऑब्जर्व द सेम पर्सन, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है अनेक क्लिनिशियंस के द्वारा जो कि एक ही आदमी को जो है वो बिहेवियर की अलग अलग एस्पेक्ट जो होती है या तरीके होते हैं उनके ऊपर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या एक ही ऑब्ज़र्वर जो है वो पर्सन को अलग अलग तरीके से एसेस कर सकते हैं और एक कंक्लूज़न के बदले अलग अलग कंक्लूज़न पे पहुंच सकते हैं एंड अराइव एट डिफरेंट कंक्लूजन्स। आगे दे रखे हैं, अनदर पॉसिबल प्रॉब्लम इज ऑब्जर्वर बायस। द ऑब्जर्वर्स जजमेंट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेशन ही और शी ऑलरेडी हैज़ अबाउट द पर्सन। दूसरा जो संभवतः समस्या है वह है ऑब्जर्वर की बायस। बायस का मतलब होता है वो एक मतलब पूरा उनके मन में जो है वो ये नहीं रहता है कि सबके प्रति जो है बराबर तरीके से रिजल्ट दिया जाए, उसी को बायस कहा जाता है। तो ऑब्जर्वर जजमेंट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन या एक्सपेक्टेशन के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। ही और शी ऑलरेडी हैज़ अबाउट द पर्सन, जो चीज़ पर्सन के बारे में, उनके बारे में या किसी पर्सन के बारे में पहले से ही है। मान के चलिए ऑब्जर्वर उस आदमी को पहले से ही जानता है, तो ये उसकी जजमेंट को प्रभावित कर सकता है। एक क्लाइंट्स रिएक्टिविटी में ऑल्सो लिमिट द वैलिडिटी ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, और एक क्लाइंट की जो रिएक्टिविटी होती है यह भी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की जो वैलिडिटी होती है या ट्रूथफुलनेस होती है उनको लिमिट कर सकती है। दैट इज़ हिज और हर बिहेवियर में बी अफेक्टेड बाय द वेरी प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब है कि उनकी बिहेवियर जो है वो अगर ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद है तो उनके कारण भी प्रभावित हो सकती है। If clients are aware that someone is watching them, for example, they may change their usual behavior, perhaps in the hope of creating a good impression. अगर क्लाइंट्स को यह अवगत हो जाता है, मालूम हो जाता है कि कोई उसे देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो शुरुआत की बिहेवियर है उनको बदल सकते हैं, सामान्य बिहेवियर को बदल सकते हैं, और शायद वो इस उम्मीद से भी कर सकते हैं इन द होप ऑफ कि वो एक अच्छा इंप्रेशन जमा पाए, क्रिएटिंग ए गुड इम्प्रेशन। फाइनली क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में लैक क्रॉस सिचुएशनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। कहते हैं अंत में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में क्रॉस सिचुएशनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की कमी हो सकती है। ए चाइल्ड हु बिहेव्स एग्रेसिवली इन स्कूल इज़ नॉट नेसेसरली एग्रेसिव एट होम और विद फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल। कहते हैं एक बच्चा जो है जो बहुत ही आक्रामक रूप से स्कूल में बिहेव करते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि घर पर में या स्कूल के बाद अपने फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही बिहेव करे। बिकॉज बिहेवियर इज़ ऑफ्टन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि जो बिहेवियर होते हैं वह कुछ खास सिचुएशन में खास होते हैं। ऑब्जर्वेशंस इन वन सेटिंग कैन नॉट ऑलवेज बी अप्लाइड टू अदर सेटिंग्स, और एक जगह पर में अगर आपने उसको बहुत गौर से देख लिया है तो इससे हम हमेशा दूसरे जगह पर में जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 4.7.2 में वह है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग। The training clients to record or monitor the problem behavior in the daily lives is another method of relating problem behavior to the setting in which it occurs. और जो ट्रेनिंग क्लाइंट होते हैं वो बिहेवियर प्रॉब्लम को मॉनिटर या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती है, और ये एक दूसरा मेथड होता है जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर से संबंधित होते हैं, और ये ऐसे सेटिंग से जुड़े होते हैं जिसमें कोई कहानी बनती है। In self-monitoring, clients take up the responsibility for assessing the problem behavior in the settings in which it naturally occurs. कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग में क्लाइंट क्या करते हैं, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेते हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उनको एसेस किया जा सके, खास करके ऐसे सेटिंग्स में जहाँ पर में नेचुरली कोई चीज़ होता है, आर्टिफिशियली नहीं होता है। Behaviors that can be easily counted, such as food intake, cigarette smoking, nail biting, hair pulling, study periods or social activities are well suited for self-monitoring. कहते हैं कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो बहुत आसानी से काउंट किए जा सकते हैं, जैसे भोजन का लेना, सिगरेट पीना, आपके नाखून काटना, नेल बाइटिंग करना, बाल खींचना, स्टडी के जो पीरियड होते हैं उसमें स्टडी करना, और जो सामाजिक जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ये सारे जो है वो सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए सूटेड होते हैं या अच्छे माने जाते हैं।
सेल्फ मॉनिटरिंग कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट, और सेल्फ मॉनिटरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक मेजरमेंट जो है वो दे सकती है। बिकॉज द बिहेवियर इज़ रिकॉर्डेड एज इट अकर्स, क्योंकि बिहेवियर जो है उसी हिसाब से तैयार किया जाता है जैसे यह होता है। नॉट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी के द्वारा तैयार नहीं की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है देयर आर वेरियस डिवाइसेस फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द टारगेटेड बिहेवियर। बहुत सारे ऐसे यंत्र या डिवाइस हैं जो कि टारगेटेड बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ए बिहेवियरल डायरी और लॉग इज़ एन ईजी वे टू रिकॉर्ड कैलोरीज इंजेस्टेड और सिगरेट स्मोक्ड। एक बिहेवियर डायरी या लॉग होते हैं जो कि एक आसान तरीका होता है, खास करके इंजेस्टेड और सिगरेट जो स्मोक किया गया है उनमें कैलोरीज को रिकॉर्ड करने के लिए। Such logs can be organized in columns and rows to track the frequency of occurrence of the problem behavior and the situation in which it occurs, time, setting, feeling, state, etc. और ऐसे जो लॉग्स होते हैं वो इस हिसाब से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कॉलम और रो में, जिससे कि प्रॉब्लम बिहेवियर की जो घटना है जो बार बार होती है उनको वो पकड़ सके या ट्रैक कर सके। और ऐसी परिस्थिति में कौन सी परिस्थिति में उनके साथ प्रॉब्लम बिहेवियर हो रही है उनको भी देखने के लिए, उस समय जब प्रॉब्लम हुई थी, जो माहौल बनी थी जिस समय उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, वो समय क्या था, सेटिंग माहौल कैसी थी और वो उस समय क्या फील कर रहा था। इन रिव्यूइंग एंड ईटिंग डायरी विद द क्लिनिशियन, ए क्लाइंट कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक ईटिंग पैटर्न्स सच एज ईटिंग व्हेन फीलिंग बोर्ड और इन रिस्पॉन्स टू टीवी फूड कमर्शियल्स एंड डिवाइस बेटर वेज ऑफ हैंडलिंग दिस क्यूज। कहते हैं ईटिंग जो डायरी होती है उस समय रिव्यू करते समय क्लिनिशियंस के साथ क्लाइंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक ईटिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे समय ईट कर रहे होते हैं या खा रहे होते हैं जब वो बोर होते हैं, या उनका ध्यान जो होते हैं वो टीवी फूड कमर्शियल के ऊपर होते हैं। एंड डिवाइस बेटर वेज ऑफ हैंडलिंग दिस क्यूज, और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि ये जितने भी इशारे होते हैं, क्यूज़ होते हैं, उनको हैंडल करने का एक अच्छा माध्यम होते हैं। बिहेवियरल डायरीज कैन ऑल्सो हेल्प क्लाइंट्स इंक्रीज डिजायरेबल बट लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर सच एज असर्टिव बिहेवियर एंड डेटिंग बिहेवियर। जो बिहेवियरल डायरीज होते हैं ये क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं अपनी डिज़ायरेबल लेकिन कम फ्रीक्वेंसी वाले जो बिहेवियर है उनको समझने के लिए या उनको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सच एज असर्टिव बिहेवियर, जैसे कि असर्टिव बिहेवियर है या डेटिंग बिहेवियर है। अनअसर्टिव क्लाइंट्स माइट ट्रैक ओकेजन्स दैट सीम टू वारंट एन असर्टिव रिस्पॉन्स एंड जॉट डाउन देयर एक्चुअल रिस्पॉन्स टू ईच ओकेजन। कहते हैं ऐसे क्लाइंट्स जो अनअसर्टिव होते हैं वो ऐसे ओकेजन को ट्रैक कर सकते हैं जो कि एक टू वारंट एन असर्टिव रिस्पॉन्स, जो कि असर्टिव रिस्पॉन्स को दिखा सके, एंड जॉट डाउन देयर एक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू सच ओकेजन, और ऐसे अवसर पर में जो वाकई में क्या वो रिज़ल्ट देता है या रिस्पॉन्स देता है उनको वो लिख डालते हैं। क्लाइंट्स एंड क्लिनिशियंस देन रिव्यू द लॉग टू हाईलाइट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस एंड रिहर्स असर्टिव रिस्पॉन्सेज। और तब क्या करते हैं क्लाइंट्स और क्लिनिशियंस, ये जो लॉग होते हैं उनको रिव्यू करते हैं जिससे कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हाईलाइट किया जा सके और असर्टिव जो रिज़ल्ट है उनको दोबारा रिहर्स किया जा सके या उसको बार बार किया जा सके। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑल्सो हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस। इनके कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग के कुछ गैरफायदे भी होते हैं। सम क्लाइंट्स आर अनरिलायबल एंड डू नॉट कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। सारे क्लाइंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि जैसा वो करते हैं वैसा ही रिकॉर्ड करते हैं। कहते हैं कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, अनरिलायबल होते हैं और वो सही सही रिकॉर्ड नहीं रखते हैं अपने पास। एंड डू नॉट कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, दे बिकम फॉरगेटफुल और स्लॉपी। वो भुलक्कर होते हैं या उनके दिमाग से बात निकल जाती है। और दे अंडर रिपोर्ट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स, और जिस बिहेवियर को पसंद नहीं करते हैं उस बिहेवियर को सही से नहीं बताते, अंडर रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि ओवर ईटिंग और स्मोकिंग को नहीं बताते हैं कि वो ओवर ईटिंग और स्मोकिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि इससे उन्हें घबराहट होने लगती है बताने में
और ऐसा उनको डर होने लगता है कि उनको बुरा भला कहा जाएगा, इनसे उनके बारे में क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। बाय देन टेक केयर योरसेल्फ।